नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे, हेलो सर, प्रणाम, नमस्कार। आप सभी मित्रों का स्वागत है आज की इस ग्राम विकास अधिकारी स्पेशल रिवीजन करंट अफेयर्स की क्लास में। जी, बीके राजा, सीकर, हेमलता, पिंकी वर्मा, बसंती छिंपा, एस आई प्रदीप गौड़, एस आई मंजू, विनीता जाट, संगीता शर्मा, दीपक चौधरी, सभी मित्रों का नमस्कार के साथ हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अब शुरुआत करते हैं। जो बातें हमारी हो गई है उनसे आगे कुछ ऐसी बातें जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, उन सभी विषयों पर आप सभी के सामने हम बातचीत रखने जा रहे हैं। तो फटाफट आप लोग जुड़ जाइए और अपने सभी मित्रों के साथ इसको एक बार शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि मेहनत हो रही है। आप लोग कहते नहीं हैं तो करते भी नहीं है शेयर, कोई बात नहीं, लेकिन बातें सुनते रहिए। चलिए आज की क्लास की हम विधिवत आगाज शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें बात करनी है बायोमास पावर प्लांट के बारे में। राजस्थान में क्या हालात हैं वर्तमान में, जरा देखिएगा। बायोमास पावर प्लांट जो है वो राजस्थान में कितने हैं, या नवीन बायोमास पावर प्लांट कहां कहां पर लगाए जा रहे हैं राजस्थान में, उन सभी पर बातचीत रख रहे हैं। सबसे पहले देखिएगा, पहले राजस्थान में 2 बायोमास पावर प्लांट लगाए गए थे। अभी कुल मिलाकर 4 बायोमास पावर प्लांट राजस्थान में हो गए हैं। पहले 2 कहां पर लगाए गए थे, तो फागी का नाम आपने सुना होगा। फागी कहां पड़ता है साहब? जयपुर में पड़ता है फागी। इस फागी जयपुर में लगाए गए पहले। इसके साथ साथ छतरपुर नाम की एक जगह है, छतरपुर। ये छतरपुर कहां पड़ता है? तो ये छतरपुर आपका पड़ता है बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर का जो छतरपुर है वहां पर भी इस प्रकार के पावर प्लांट लगाए गए। यहां छतरपुर, बीकानेर, फागी, जयपुर में 2 पावर प्लांट पहले लगाए गए। अभी 2 और लगाए गए हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। एक तो आपका नोखा बीकानेर में। कहां पर? नोखा बीकानेर में। इसके अलावा एक है मालासर। मालासर कहां पड़ता है साहब? ये मालासर पड़ता है आपका चूरू में। कहां पर पड़ता है? चूरू में पड़ता है मालासर। ये टोटल मिलाकर 4 राजस्थान में बायोमास पावर प्लांट हो चुके हैं, ये ध्यान रखना है। यहां पर अभी तक सब लगे नहीं है, लेकिन लगने वाले हैं, ये ध्यान रखना। छत्तरगढ़ या छतरपुर एक ही बात है। यहां पर ये कहां पर है? छत्तरगढ़ लिख दो, चाहे बीकानेर के अंतर्गत है। फागी जयपुर में है, नोखा बीकानेर में है, मालासर कहां पर है? चूरू में है। तो ये चारों के चारों ध्यान रखना। एक तो होता है बायोगैस, एक तो क्या होता है? बायोगैस होता है, और एक होता है बायोमास। इन दोनों में अंतर है भैया। क्या है? बायोमास। बायोमास इस बायोगैस के अंतर्गत पशु का जो अपशिष्ट होता है, ठीक है, यानी पशु का जो मल मूत्र होता है उसको सड़ाकर गलाकर क्या कर दिया जाता है? ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। बायोमास में जो कृषि अपशिष्ट होते हैं, कृषि अपशिष्ट के साथ साथ अन्य जो कचरा होता है, अपशिष्ट के अलावा अन्य जो कचरा होता है, या फिर पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है, पेड़ पौधों की पत्तियां या पेड़ पौधों के जो अवशिष्ट भाग होते हैं, उनको सड़ा गलाकर ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। उसे हम बायोमास के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। तो मेरे हिसाब से ये बातें आपको ध्यान में होगी, ठीक है जी। तो चलिए आप सभी को एक बार दोबारा बोल देता हूं। नोखा बीकानेर, मालासर, चूरू, नाम जरूर याद रखना। फागी, छतरपुर या छत्तरगढ़, बीकानेर, टोटल मिलाकर 4। बढ़िए, बात आगे बढ़ाते हैं थोड़ी सी। इसके बाद एक है बैक टू। आपने नाम सुना होगा। अभी बैक टू वर्क नाम का एक अभियान राजस्थान सरकार के द्वारा चलाया गया। बैक टू वर्क योजना है। बैक टू क्या है? वर्क योजना। बैक टू वर्क योजना के नाम से राजस्थान में कितनी महिलाओं को? 15,000 महिलाओं को आगामी 3 वर्षों में, आगामी 3 वर्ष के अंतर्गत क्या किया जाएगा? जिन महिलाओं ने किसी न किसी कारणवश से अपना जो मूल काम वो करती थी, वो मूल काम छोड़ दिया है, नौकरी करती थी, नौकरी छोड़ दी, किसी प्राइवेट कंपनी में काम करती थी, वो प्राइवेट कंपनी का काम छोड़ दिया, वजह चाहे कुछ भी हो, घरेलू परिस्थितियां हो सकती है, या फिर बच्चों के पैदा होने के कारण छोड़ दिया हो, या किसी भी वजह से उन्होंने काम छोड़ दिया हो,
इन 15,000 महिलाओं को आगामी 3 वर्षों पर दोबारा काम दिलाने के लिए प्राइवेट सहयोग से, प्राइवेट कंपनियों के सहयोग से सरकार 15,000 महिलाओं को रोजगार देगी। ऐसी योजना जो शुरू की गई है उस योजना का नाम है बैक टू वर्क योजना, राजस्थान में शुरू की गई है। इसके बाद अगला सवाल है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? शांति पुरस्कार किसे दिया गया? नेल्सन मंडेला शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आपको एक नाम याद रखना है, जो नाम क्या है? अजय शर्मा है। अजय शर्मा को नेल्सन मंडेला शांति पुरस्कार से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। शांति से याद रखना, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो इस वर्ष का है वो प्रथम नाम के एक नागरिक संगठन को दिया गया। कल हालांकि मैं इस बारे में बता चुका हूं आपको, लेकिन नेल्सन मंडेला जो है, नेल्सन मंडेला, इन्हें अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। शांति पुरस्कार से सम्मानित किसको किया जाएगा? अजय शर्मा को इस नेल्सन मंडेला शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। चलिए अगली बात करते हैं अब आपके साथ। अगला सवाल हमारा है संयुक्त राष्ट्र के संघ के संबंध में। संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र और संघ, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार जो परिषद है, मानवाधिकार परिषद, मानवाधिकार परिषद जो है उस परिषद के लिए भारत का चुनाव जो है वो किया गया। भारत को सदस्य उसका बनाया गया, ये ध्यान रखना। यानी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य भारत को बनाया गया है और ये 6वीं बार ऐसा मौका आया है, 6ठी बार ऐसा मौका आया है, भारत को सदस्यता का अवसर मिला है। 2022 से लेकर के 2024 तक भारत इसका क्या रहने वाला है? सदस्य रहने वाला है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की सदस्यता किसको मिली है? सदस्यता भारत को मिली है। और ऐसा कितनी बार? 6वीं बार भारत को मिली है। 2022 जो है, 22 और 24 के बीच इसका कार्यकाल जो है वो रहने वाला है। 6ठी बार ऐसा अवसर भारत के सामने आया है। आपको पता होगा AK मिश्रा का नाम आपने सुना होगा। AK मिश्रा हमारे मानवाधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार आयोग जो है उस राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। आपको ये बात भी पता होगी मेरे हिसाब से। एक आप लोगों को पता होगा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिवस जो है वो भी मनाए जाते हैं। 12 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जरा ये बताइए आप तो पहले, 12 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? एक आप लोगों को पता होगा, अभी आपने 10 दिसंबर को, किस दिसंबर को? 10 दिसंबर को भी आपने एक दिवस मनाया होगा। तो आप सभी एकदम सही जवाब दे पा रहे हैं। AK मिश्रा, अरुण कुमार जी, हाँ जी नमस्कार। चलिए आगे बढ़ते जाइए, सभी आप लोग फटाफट जवाब देते जाइए। 10 दिसंबर, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो AK मिश्रा जी हैं वर्तमान में। 12 अक्टूबर जरूर ध्यान रखना है। अरुण कुमार मिश्रा इनका पूरा नाम है। चलिए तो अब बात करते हैं अगले बातचीत पर। अगला सवाल जरा देखिएगा, आपके सामने मैं जो रखने जा रहा हूं वो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। क्या है हेनले? ये सवाल परीक्षा में, पूर्ववर्ती परीक्षाओं में आ चुका है, दोबारा आएगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, पासपोर्ट इंडेक्स 2021, इंडेक्स 2021 के बारे में आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है इसके संबंध में भी जरूर बताइए। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के संबंध में क्या बात आपसे पूछी जा सकती है? पहले तो इसमें भारत का स्थान कौन सा? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का जरूर ध्यान रखिएगा 90वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 90 नंबर के स्थान पर है पासपोर्ट, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत। इसमें जापान और सिंगापुर, कौन सा? जापान और सिंगापुर जो है वो पहले स्थान पर है। जापान और क्या है? सिंगापुर। यानी आपके पासपोर्ट्स की ताकत कितनी है? पासपोर्ट्स की ताकत का मतलब आप अपने पासपोर्ट्स के माध्यम से कितने ऐसे देश हैं वहां एकदम आराम से घूम फिर सकते हो, जहां पर आपको किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं है। तो ये जो आपका स्थान है इसमें जापान और सिंगापुर इस पासपोर्ट इंडेक्स में पहले स्थान पर है। दोनों किस स्थान पर है? फर्स्ट नंबर पर है दोनों देश। भारत का स्थान आपसे पूछा जा सकता है पेपर में, तो 90वां स्थान भारत का है, ये जरूर ध्यान रखना। जापान और सिंगापुर दोनों संयुक्त रूप से पहले स्थान पर है और भारत इसमें 90 नंबर पर स्थान पर है।
ये अच्छा सवाल यहां से बन सकता है। इसके बाद चलिए अगली बात करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सवाल आपके सामने जो पूछा जा सकता है, देखिए अभी इसी वर्ष का तो मैंने जिन जिन लोगों को राजस्थान की ओर से पद्म श्री पुरस्कार दिए गए हैं, पद्म श्री जो पुरस्कार दिए गए उनके नाम कल की क्लास में हमने बातचीत की है, लेकिन मैंने कहा था पिछले वर्ष के भी अभी इसी वर्ष दिए गए हैं, यानी नामों की घोषणा पहले हो गई लेकिन कोविड-19 की वजह से उनको भी दिया नहीं गया था, लेकिन अभी दिया गया है, तो आपसे वो भी पूछा जा सकता है। एक बार मैं वो भी रिपीट कर देता हूं। एक आपने अनवर खान का नाम सुना होगा, अनवर खान। अनवर खान का संबंध कहां से है? तो अनवर खान जैसलमेर से संबंधित है। कहां से है? जैसलमेर से हैं अनवर खान साहब। और लोक गायक कला जो है इसके जाने माने खिलाड़ी हैं, यानी लोक कला में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका, लोक गायन में कह दीजिएगा। एक आपने उषा चोमर का नाम सुना होगा, उषा चोमर। ये उषा चोमर जो है वो अलवर से संबंधित है और मेला ढोने की जो परंपरा है उसके खिलाफ आवाज उठाने का कह दीजिए, या फिर स्वच्छता कर्मी जो है, स्वच्छता के क्षेत्र में इनको श्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है उषा चोमर जी को, उषा चोमर। ठीक है। इसके बाद अगली बात आपके सामने, सूंडाराम का नाम आपने सुना होगा, सूंडाराम। सूंडाराम जी का संबंध सीकर जिले से, कहां से? सीकर जिले से, और पर्यावरण के क्षेत्र में इनको यह पुरस्कार जो है वो क्या किया गया? दिया गया है। इसके बाद रमजान खान का नाम आपने सुना हो, रमजान खान, रमजान खान। ये रमजान खान जो है ये जयपुर से संबंधित है, रमजान खान का संबंध जयपुर से है, और ये गौ भक्ति यानी गायों की सेवा के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। एक आपने हिमताराम, हिमताराम, हिमताराम जो है, हिमताराम नागौर से संबंधित है। कहां से है? नागौर से संबंध रखते हैं, और इनका भी संबंध कहां से है? पर्यावरण से। हिम्मत नागौर में है, और रमजान खान जयपुर के हैं, सूंडाराम सीकर के हैं, उषा चोमर अलवर के हैं, और अनवर खान जैसलमेर के हैं। ये पिछले वर्ष के हैं, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि भैया ये पुरस्कार अभी इसी वर्ष दिए गए हैं। पिछले वर्ष घोषणा हुई थी लेकिन दिए नहीं गए। किस कारण से नहीं दिए गए वो कारण आपको मैंने बता दिया, कोविड-19 की वजह से। अभी राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में पहले पिछले वर्ष वालों को दिया गया, दरबार हॉल जो है उसमें पहले पिछले वर्ष वालों को दिया गया, उससे अगले दिन ही जो नेक्स्ट ईयर है उनको यह पुरस्कार दिया गया था। तो मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। वसुंधरा जी, इसका यहां पर समाधान नहीं मिल पाएगा, आप जो नंबर टोल फ्री है वहां कॉल करिए, वहां आपको इसका समाधान मिल पाएगा। चलिए, अनवर खान, उषा चोमर, सूंडाराम, रमजान खान, हिमताराम, ये सभी आपके क्या हैं? इसके सही जवाब होंगे। अगला सवाल देखिएगा और क्या है, स्वच्छ भारत मिशन जो शहरी है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी, स्वच्छ भारत मिशन शहरी, स्वच्छ भारत मिशन सिर्फ है उस पर बात नहीं कर रहे हैं, मिशन जो शहरी 2.0 उसकी हम बात कर रहे हैं। 2.0 यानी दूसरा अभियान है। इसकी शुरुआत ध्यान रखना 1 अक्टूबर से की गई है। कब से? 1 अक्टूबर 2021 से इसकी शुरुआत की गई है। और यह अभियान कहां से शुरू किया गया? तो न्यू दिल्ली से इस अभियान की क्या की गई? शुरुआत की गई। न्यू दिल्ली से इस अभियान की क्या की गई? शुरुआत की गई थी। यह भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ यहां पर आपके लिए और एक नमामि गंगे आपने सुना होगा। नमामि गंगे मिशन में बच्चों में गंगा के प्रति स्वच्छता की जागरूकता पैदा करने के लिए चाचा चौधरी जो है ना, कौन है? चाचा चौधरी। उस चाचा चौधरी को इसका ब्रांड एम्बेसडर क्या किया गया? बनाया गया। नमामि गंगे मिशन जो है वो जल शक्ति मंत्रालय जो है, जल शक्ति मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय भैया? जल शक्ति मंत्रालय। इस मंत्रालय के तहत इसको क्या किया जाता है? स्टार्ट किया गया है, जल शक्ति मंत्रालय के तहत। इसके बाद ध्यान रखना है, एक आपने महारत्न कंपनियों के बारे में सुना होगा, महारत्न कंपनी। इन महारत्न कंपनियों में टोटल भारत में अब 11 महारत्न कंपनियां हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में 11वीं महारत्न कंपनी कौन सी बनी है, उसका नाम बताइए। तो ध्यान रखना, पावर फाइनेंस नाम की एक कंपनी है, पावर फाइनेंस नाम की एक क्या है? कंपनी है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन नाम की एक कंपनी है। वो भारत रत्न बनने वाली अंतिम यानी 11वीं भारत रत्न कंपनी महारत्न कंपनी कौन सी है? पावर फाइनेंस नाम से जानी जाती है। उसकी स्थापना 1986 में की गई थी। ये भारत की 11वीं महारत्न कंपनी है।
आपसे पूछा जा सकता है भारत की 11वीं जो है वो कंपनी कौन सी है, ये बताइएगा। महारत्न कंपनी जो है वो बताइए। तो आपको बताना है 11वीं महारत्न कंपनी जो है 1986 में जिसकी स्थापना हुई वो कौन सी है? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो पीएफसी कंपनी है, वो पीएफसी कंपनी जो है वो क्या है? 11वीं महारत्न कंपनी है। 11वीं क्या है? महारत्न कंपनी का दर्जा उसे क्या हुआ है? प्राप्त हुआ है। तो मेरे हिसाब से ये भी आपको याद रह जाएगा, ठीक है। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट जरा देखिएगा, अगली बात हम आपसे और करते हैं। यहां आपके सामने नेक्स्ट है अमृत योजना। कौन सी है? अमृत योजना है। अमृत योजना के बारे में भी जरा सुनो। अमृत योजना 2.0 जो है, ये अमृत योजना 2.0 का संबंध किससे है? तो एक तो क्या करना है, हमें 2022 तक हर घर में नल के माध्यम से जल पहुंचाना है। नल से क्या पहुंचाना है? जल पहुंचाना है। एक तो ध्यान रखना, इसमें अमृत योजना में कहा गया है कि नल से जल कैसे पहुंचाया जाए, प्लस दूसरी बात यह भी है कि सीवरेज का जो पानी है, सीवरेज का जो पानी है, उस पानी को स्वच्छ पानी में कैसे तब्दील करके लोगों की आवश्यकताओं की वापस पूर्ति की जाए, इसके लिए अमृत योजना 2.0 की क्या की गई है? शुरुआत की गई है। दोबारा सुन लीजिएगा यहां पर कि अमृत योजना में दो बातें मुख्यतः कही गई है कि नल के माध्यम से जनता तक कैसे घरों तक पानी पहुंचाया जाए, दूसरा सीवरेज जो है उस सीवरेज के लिए स्वच्छता जो है, वो सीवरेज का पानी है उसे स्वच्छ करके वापस लोगों के घरों तक किस प्रकार पहुंचाया जाए, इसकी व्यवस्था किस योजना के तहत की जाएगी। तो अमृत योजना के तहत इसकी जो पूरी व्यवस्था है वो की जानी है। इसके बाद एक और बात कर लेते हैं, राष्ट्रीय प्रधानमंत्री पोषण योजना। यहां लिख देता हूं, राष्ट्रीय प्रधानमंत्री पोषण योजना है। क्या है? पोषण योजना है। ये जरूर याद करना भैया, इस बार ये परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है, आपने मिड डे मील का नाम सुना होगा। मिड डे मील, ये मिड डे मील योजना जो है वो वर्ष 1995 में शुरू की गई थी। उसी का नाम बदलकर मोदी सरकार ने अब क्या कर दिया है? राष्ट्रीय प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया है। इसमें क्या किया है? इस योजना में एक तो आपके प्री प्राइमरी के जो बच्चे हैं, यानी 1 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों की अलग व्यवस्था, और 6 वर्ष से लेकर के नेक्स्ट 14 वर्ष तक के बच्चे जो हैं, इनको खाने की उत्तम व्यवस्था, पोषण यानी आहार की व्यवस्था जो है वो स्कूल में ही करने की व्यवस्था की गई है। लेकिन योजना का नाम ही बदला गया है। मिड डे मील योजना पहले से 1995 से चल रही है। राष्ट्रीय प्रधानमंत्री पोषण योजना करके पहले ये 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए थी, अब इसे 1 से 6 और 6 से 14 इन सभी बच्चों के लिए इस व्यवस्था को कर दिया गया है। ये ध्यान रखना। इस पर सरकार कुल मिलाकर 5 वर्ष में कितना पैसा खर्च करने वाली है? 5 वर्ष में सरकार 1, 3, 0, 7, 9, 4 इतने करोड़ रुपए सरकार खर्च करने वाली। 130,794, ठीक है, 130,794 इतने रुपए जो हैं वो सरकार इसमें क्या करने वाली है भैया? खर्च करने वाली है। ठीक है, हाँ जी, बहुत अच्छा, बहुत। यहां पर आपके सामने है 130,794 करोड़ रुपए जो है वो सरकार खर्च करने वाली है 5 वर्ष के अंदर। 6 से 14 और 1 से 6 मिड डे मील योजना का नाम बदलकर राष्ट्रीय प्रधानमंत्री पोषण योजना अब कर दिया गया है। ये बात आपको ज्यादा ध्यान रखनी है क्योंकि ये परीक्षा में पूछी जा सकती है। अब जरा देखिएगा नेक्स्ट, आपने एयर इंडिया का नाम सुना होगा। एयर इंडिया क्या कर दिया एयर इंडिया ने ऐसा भैया? ये एयर इंडिया का जो कंपनी है उसका क्या कर दिया गया? निजीकरण कर दिया गया। एयर इंडिया कंपनी का क्या कर दिया? निजीकरण कर दिया केंद्र सरकार ने। अब भैया जो निजीकरण के नाम पर चिल्लाते हैं वो भी जरा सुन लो। इसको किसने खरीदा है? टाटा एयरलाइंस जो कंपनी है, टाटा एयरलाइंस के नाम से अब क्या कर दिया कि टाटा जो ग्रुप है उस टाटा ग्रुप ने इसको क्या खरीद लिया। टाटा ग्रुप ने इसे खरीद लिया। पैसे भी बहुत थोड़े नहीं दिए। टाटा ग्रुप की अब इसमें 100% हिस्सेदारी होगी। कितने प्रतिशत?
100% हिस्सेदारी किसकी होगी? टाटा ग्रुप की होगी। टाटा ग्रुप ने इसे 18,000 करोड़ रुपए में खरीदा है। कितने में? 18,000 करोड़ रुपए में टाटा ग्रुप ने इससे अपना मालिकाना हक लिया है। अब जरा सुनो, टाटा एयरलाइंस कंपनी ही थी ये पहले इस कंपनी का मूल नाम टाटा एयरलाइंस ही था। बाद में कब? 1932 में इसकी जब स्थापना या इसे स्टार्ट किया गया। बाद में वर्ष आया 1953 का। 1953 के वर्ष में इसी टाटा एयरलाइन कंपनी का क्या कर दिया गया था? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था इसी टाटा कंपनी का। और अब इसी टाटा कंपनी ने वापस 18,000 करोड़ रुपए देकर और इसकी 100% जो हिस्सेदारी है वो वापस ले ली है। यानी मूल कंपनी पहले टाटा ग्रुप की थी, टाटा ग्रुप ने 18,000 करोड़ रुपए देकर वापस इसे खरीद लिया है। कब? 1932 में ये शुरू की गई थी और 1953 में इसका राष्ट्रीयकरण हो गया और वर्ष 2021 में इसका वापस निजीकरण हो गया। वर्ष 2021 में इसका वापस क्या हो गया? निजीकरण कर दिया गया है। एक और ध्यान रखना, राजस्थान का जयपुर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जयपुर का कौन सा हवाई अड्डा? सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो जयपुर का है, ध्यान रखना वो किसके द्वारा अब निजीकरण की प्रक्रिया के तहत संचालित है? तो उसको अडानी ग्रुप जो है, अडानी ग्रुप जो है वो पीपीपी मोड पर उसे विकसित भी कर रहा है और उसका संचालन भी किसके हाथों में है? तो अडानी ग्रुप के हाथों में है। जयपुर के सांगानेर एयरपोर्ट का जो संचालन है वो किसके हाथों में है? वो आपको बता दिया मैंने, ठीक है। अब जरा सुनो, जयपुर का अडानी ग्रुप ने संचालन कर दिया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगले सवाल पर बात करेंगे। अब आपके सामने एक आपसे पूछा जाए त्रिशूल और एक आपसे पूछा जाए भैया इसी के साथ लिखा हुआ है ग्रुड, और आपसे ये पूछे कि ये क्या चीज है जो हाल ही में चर्चा में रही। त्रिशूल मिसाइल भी है, ग्रुड आपका एक अभ्यास भी है, लेकिन वो इस ऑप्शन के साथ ये दोनों एक साथ दे तो ध्यान रखना ये दोनों क्या हैं? मालगाड़ियां हैं। ये दोनों क्या हैं? मालगाड़ियां हैं। त्रिशूल और ग्रुड क्या है? तो ये दोनों की दोनों मालगाड़ियां हैं। इन मालगाड़ियों का संचालन दक्षिणी मध्य रेलवे जो है, दक्षिणी मध्य रेलवे जो है उसके द्वारा क्या किया जाता है? इसका संचालन किया जाता है। दक्षिणी मध्य रेलवे जो है इसका संचालन करता है और ये क्या है? मालगाड़ियां हैं दोनों की दोनों। जो क्या कर दिया गया? माल ढुलाई को सस्ता करने के लिए इनको ज्यादा बड़ी की गई है, यानी 177 इसमें इस प्रकार के डब्बे जो हैं वो कितने? 177 प्रकार के इसमें जो कंटेनर होते हैं वो जोड़कर एक साथ इनको क्या किया जाता है? चलाया जाता है। तो इसको भी क्या करना है? ध्यान रखना, ठीक है। हाँ जी, चलिए भर देंगे भैया, क्या मांग कर रहे हो, ठीक है। हाँ जी, यहां देखिए अब बात करते हैं आगे। इसके बाद आपके सामने प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की शुरुआत कब की गई? प्रधानमंत्री गति शक्ति जो योजना है उस योजना की शुरुआत कब की गई? मैंने आपको यही भी बताया था। इस गति शक्ति योजना के तहत जो विभिन्न प्रकार के अलग अलग सेक्टर्स हैं उन सभी सेक्टर को क्या किया जा रहा है? एक साथ जोड़कर देखा जा रहा है, ठीक है। सभी योजनाओं को क्या किया जा रहा है? सभी विभागों को एक साथ जोड़कर जो है वो देखा जा रहा है। अब देखिए गति शक्ति जो योजना है, इस गति शक्ति योजना की वास्तविक शुरुआत जो है वो 13 अक्टूबर को की गई थी। 13 अक्टूबर 2021 को इस योजना की क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। विभिन्न प्रकार के पार्क इसके तहत स्थापित किए गए और विभिन्न विभागों को एक साथ जोड़कर जो है वो कार्य संचालन जो है उसको आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर यह कार्य किया जा रहा है। तो अब जरा इस बात को आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला सवाल आपके सामने जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? वो है कोवैक्सीन के बारे में। कोवैक्सीन के बारे में सवाल क्या है जरा वो भी सुन लीजिए। ये कोवैक्सीन जो है 2 वर्ष से अधिक बच्चे, 2 वर्ष से अधिक जो बच्चे हैं जिनकी उम्र 2 वर्ष से अधिक है, उन बच्चों को वैक्सीन लगाई जाए, इसकी परमिशन पाने वाली पहली वैक्सीन जो भारतीय वैक्सीन है वो कौन सी है? पहली भारतीय वैक्सीन जिसको 2 वर्ष से अधिक बच्चों को वैक्सीन लगाने की परमिशन दी गई, ऐसी आपके सामने कौन सी है? तो 2 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाने की परमिशन पाने वाली पहली भारतीय वैक्सीन जो है वो कोवैक्सीन है। ये नाम याद करना है, ठीक है।
हाँ जी, इसके बाद जरा देखिए दूसरा क्या है। दूसरा है कि भाई भारतीय तो है लेकिन डीएनए आधारित है और वो वैक्सीन जो है वो 12 वर्ष से अधिक 12 वर्ष से अधिक बच्चों को लगाई जाएगी। कितने वर्ष से अधिक? 12 वर्ष से अधिक बच्चों को लगाई जाएगी। उसका नाम जो है वो जाइकोव डी है। क्या है? उसका नाम जाइकोव डी है, जो कि गुजरात की एक कंपनी है, उसके द्वारा ये 12 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए है और ये 2 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए है। भारत में वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत कब की गई? वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत कब की गई? अगर ये सवाल आ जाए तो ध्यान रखना, इसका सही जवाब होगा 16 जनवरी 2021। 16 जनवरी 2021 को इस अभियान की क्या की गई? शुरुआत की गई। विश्व में सबसे बड़ा अगर अभियान है तो उसका नाम वैक्सीनेशन अभियान है, अभी शुरू किया गया। ये पूरे देश में एक साथ शुरू किया गया। अब ऐसा नहीं कि राजस्थान में कब किया गया, हिमाचल में कब किया गया, पश्चिमी बंगाल, जहां जहां सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई गई थी वैक्सीन, उसमें पूरे देश भर में एक साथ 16 जनवरी को जो है वो वैक्सीनेशन अभियान जो है वो क्या किया गया? शुरू किया गया था 16 जनवरी 2021 से। तो चलिए अब बात करते हैं और आगे। मेरे हिसाब से तीनों बातें क्लियर हैं। 2 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए पहली भारतीय वैक्सीन कोवैक्सीन है। डीएनए आधारित 12 वर्ष से अधिक वर्ष के बच्चों के लिए 12 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए जाइकोव डी है। 16 जनवरी से भारत में क्या किया गया था? वैक्सीनेशन अभियान की यहां पर शुरुआत की गई थी। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब चलिए नेक्स्ट, अगला क्या है? आपने फीफा वर्ल्ड कप का नाम सुना होगा। फीफा कौन सा? फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप, अंडर 17 महिला विश्व कप। कौन सा विश्व कप? फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप है। ये क्या है जी? महिला विश्व कप, महिला विश्व कप है। ये महिला विश्व कप 2022 में आयोजित किया जाना है। कब? 2022 में। कहां आयोजित किया जाना है? इसका आयोजन भारत में किया जाना है। इसका आयोजन कहां किया जाना है? भारत में। कब से कब तक किया जाएगा? ये 11 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक किया जाएगा। ये बात तो साधारण है। पहला तो याद रखना, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आयोजन भारत में होगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट है इसका शुभंकर क्या रहने वाला है। इसका शुभंकर ध्यान रखना है ईभा। आपको पहले भी बताया था और पहले एक आपका पेपर हुआ उसमें भी मैंने ये सवाल दिया था। ईभा जो है, ईभा इसका क्या है? शुभंकर है। ईभा, फीफा और ईभा, ये फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप जो है वो भारत में आयोजित किया जाएगा और ईभा जो है वो इसका क्या है? शुभंकर है। ये बात परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा याद रखना है। एक सवाल अच्छा है, 11 अक्टूबर को एक दिवस मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया इस दिन। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस इस दिन मनाया गया। 11 अक्टूबर को बालिका दिवस मना दिया गया भैया। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, न्यूज़पेपर में आपने खूब फोटो वोटो देखी होगी। इधर उधर जो भी विभाग होते हैं वो लड़कियों को इस दिन अपने एक दिन की कार्रवाई सौंपते हैं कि आज से यही टीचर है, यही हेडमास्टर है, यही प्रिंसिपल है। ऐसे आपने देखे होंगे, लोग अपने अपने बेटियों को अपने ऑफिस ले जाते हैं और उनको उनकी कार्रवाई दिलाते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, चलिए यहां पर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो 11 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। लेकिन आपका सवाल यह है कि इस बार जो मनाया गया उसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम याद रखना, डिजिटल पीढ़ी, डिजिटल पीढ़ी, डिजिटल पीढ़ी, डिजिटल पीढ़ी हमारी पीढ़ी, डिजिटल पीढ़ी हमारी पीढ़ी। ये इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया उस अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की क्या है? थीम है। ठीक है, हाँ जी। तो चलिए अब बात करते हैं और आगे। नेशनल चॉइस जनवरी को है, ठीक बात है। अब अगले सवाल पर बढ़ें हम थोड़ा सा आगे। डिजिटल आ गया आपके सामने, ये सारी बातें रख दी। अब देखिए बात करते हैं नोबेल प्राइज के बारे में। यहां से सवाल बनने की प्रबल संभावना है अब, क्योंकि नोबेल प्राइज पर अभी तक जितने भी राजस्थान में एग्जाम हुए उस पर सवाल नहीं पूछा गया है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर पूछ सकता है पेपर वाला, साहित्य का आपसे पूछ सकता है कि भैया साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया। हाँ, डिजिटल पीढ़ी हमारी पीढ़ी, यही इसकी थीम है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो याद रखना है अब्दुल रज्जाक को दिया गया। किसको? अब्दुल रज्जाक गुरनाह, अब्दुल रज्जाक गुरनाह जो है
गुरनाह है, इसको क्या किया गया, यह पुरस्कार प्रदान किया गया। ये एक उपन्यासकार हैं, क्या है, उपन्यासकार हैं, और लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया हैं उन प्रक्रियाओं पर इनके जो उपन्यास हैं उनकी वजह से इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। इनका संबंध जो है वो तंजानिया से है। कहां से है, तंजानिया का नाम आपने सुना होगा, तंजानिया से इनका क्या है, संबंध है। अब्दुल रजाक गुरनाह का संबंध तंजानिया से है, और यह जो है इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार इस बार दिया गया है। अगर साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सवाल नहीं बनाता है तो फिर वो शांति का बना सकता है भैया। शांति में ध्यान रखना, अरे भैया शांति में क्या ध्यान रखना है, मारिया रेसा याद रखना है। क्या याद रखना है, मारिया रेसा। मर जाए आदमी तो रासा हो जाता है, आदमी मर जाए तो क्या हो जाता है, रसा हो जाता है। दमित्री मुरातोव जो है, दमित्र मुरातो, ये दो नाम आपको याद करने हैं, एक तो रेसा और एक मुरातो। ठीक है, रेसा जो है यानी रस्सी से किसको बांधना है, मुरा भैंस को बांधना है, ऐसे याद कर लो चाहे आप लोग, तब जाकर आपको क्या मिलेगी, शांति मिलेगी। यानी शांति चाहिए तो या तो क्या करिए, रस्सी लाइए, उससे मुरा भैंस को बांध दीजिए, आपको शांति मिल जाएगी। बस शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, ठीक है, तो यहां मारिया रेसा और दमित्रा मुरातोव जो है इनको यह दिया गया है। मारिया रेसा और दमित्र मुरातोव को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा रसायन वाला याद करना आपके लिए थोड़ा आसान है। क्या करना है, एक तो आपको मिलना जिन लोगों से है, क्या करना है, जिन लोगों से मिलना है, जिन लोगों से मिलना है उनकी क्या बना लीजिए, आप लिस्ट बना लीजिए, तब तो आप मिल पाओगे, वरना कैसे मिलोगे। तो यहां पर मिलना किससे है, इनका पूरा नाम अब देख लीजिए। यहां पर डेविड मैकमिलन, क्या है, डेविड मैकमिलन है, और लिस्ट किसकी बनानी है, बेंजामिन लिस्ट इनका नाम है, बेंजामिन क्या है, लिस्ट है। जिन लोगों से मिलना है उनकी लिस्ट बनाइए, तभी उनके साथ आपकी केमिस्ट्री सही बैठेगी। अगर आपने पहले लिस्ट नहीं बनाई, सीधे मिलने चले गए, तो बोले भाई साहब कौन हो, आपका एटीट्यूड थोड़ा ठीक नहीं है। तो पहले आप लोग क्या करिए, लिस्ट बनाइए और फिर उनसे मिलिए, उसके बाद आपकी केमिस्ट्री क्या हो जाएगी, थोड़ी सेट हो जाएगी। तो केमिस्ट्री अगर क्या करनी है, सेट करनी है, तो आपको मिलने के लिए क्या करनी होगी, लिस्ट बनानी होगी। तो मिलन के लिए लिस्ट जरूरी है, तब जाकर केमिस्ट्री आपकी बैठ पाएगी। इसके बाद बात अपन चिकित्सा की करें कि भैया चिकित्सा क्षेत्र का किसे दिया गया है, तो ध्यान रखना डेविड जूलिया का नाम याद रखना, डेविड जूलियस को दिया गया है। अर्डेम पाटापाटिया को दिया गया है, एक क्या है, अर्डेम नाम है इनका, बस इतना याद कर लो आप। तो अर्डेम पाटापायसियन इनका वैसे नाम है, लेकिन आप इतना याद कर लो अर्डेम नाम आ जाए तो चिकित्सा से रिलेटेड है। तो ये आपको एक बार फिर याद करा देता हूं। तंजानिया के उपन्यासकार साहित्य में अब्दुल रजाक गुरनाह को दिया गया, चिकित्सा का डेविड जूलियस और अर्डेम को दिया गया, और शांति का मारिया रेसा और दमित्र मुरातोव को दिया गया, और रसायन का डेविड मिलन और बेंजामिन लिस्ट को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है सर, मेरी तो केमिस्ट्री सेट है, ठीक बात है झुंझुनू साहब, आपकी सही है। अब देखिए इसके बाद दो और कौन कौन से बच गए, एक तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार बच गया भैया, फिजिक्स का, भौतिकी का, और एक इकोनॉमिक्स का पुरस्कार भी किसे दिया गया ये भी देखिए, और भौतिकी का किसे दिया गया, भौतिकी का 3 लोगों को दिया गया है, जिसमें एक है हासलमैन। ठीक है, क्या करना है, मैन जो है उस मैन को मनाना है, मनावे, मैन को मनावे, कौन मनावे, मैन को मनावे तो पारी सेक हो जाता है, क्या हो जाता है, मैन को मनाने के लिए सेक लेकर जाना पड़ता है। बस इतने नाम याद कर लो, ज्यादा नहीं बता रहा हूं। मैन को मनाना है तो आपको क्या करना होगा, सेक लेकर जाना होगा, पारे जैसा सेक होना चाहिए। हाँ जी, पटपोटियम, ठीक बात है। यहां है मैन को मनाना है, भौतिकी के लिए है कि मैन को मनाना है तो क्या करना होगा, पारे जैसा सेक लेकर जाना होगा। हासलमैन है, मनावे है, पारी सेक है, बस इतना शॉर्ट याद कर लो, नाम मिल जाएगा तो तुक्का मार देना। इकोनॉमिक्स आपका है डेविड कार्ड, इकोनॉमिक्स में कार्ड आता है, एटीएम कार्ड होना चाहिए आदमी के पास, बस एटीएम कार्ड होगा तो डेविड कार्ड यहां याद करना है, और जिसके पास कार्ड होगा वो क्या करेगा, फिर
सुआ लाएगा, और सुआ लाएगा तो क्या करेगा, गुइडो बनेगा, गुइडो 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 इम्बेस, ठीक है। सुआ लाकर क्या करेगा, गुदड़ी बनाएगा, तो गुइडो इसका नाम है, गुइडो। दोबारा सुन लीजिए, कार्ड होना चाहिए, कार्ड में पैसे होंगे तो इकोनॉमिक्स की बात करेगा, और सुआ लाएगा और सुआ लाकर गुदड़ी सीमेगा, गुइडो इनका नाम है, गुइडो, ठीक है। राड़ी बोलते हैं बाड़मेर क्षेत्र में गुदड़ी को, उसी को मैंने लिख दिया। कार्ड, जोसुआ और गुइडो, ये 3 नाम याद कर लीजिएगा, अर्थशास्त्र के लिए आपके लिए पर्याप्त हैं। डेविड कार्ड, जोसुआ और गुइडो, 3 नाम याद हो जाएंगे तो आपको ये सवाल आसानी से मिल जाएगा वहां पर। तो मेरे हिसाब से नोबेल प्राइज में आपको लगभग सारी बातें यहां पर मैंने कवर कर दी है। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे की बातों पर। और आगे की बातों पर अगर हम बढ़ें तो कौन सी बातें हैं, प्रशासन गांवों के संग एक अभियान चलाया गया राजस्थान में। प्रशासन एक तो किसके संग है, गांवों के संग है। एक प्रशासन किसके संग है, प्रशासन है शहरों के संग, दोनों अलग अलग है, मिक्स मत कर देना भैया, गड़बड़ हो जाएगी। जो गांवों के संग है और जो शहरों के संग है उनमें अंतर क्या है जरा सुन लो। ये भी 2 अक्टूबर को शुरू किया गया और ये भी 2 अक्टूबर को शुरू किया गया, तो फिर फर्क क्या है, फर्क यह है कि इसको 2 अक्टूबर को जो गांव की ओर प्रशासन है यानी गांव में सहयोग करने के लिए लगाया गया, उसमें 21 विभागों को जोड़ा गया, और जो शहरों के लिए शुरू किया गया उसमें 8 विभागों को क्या किया गया, जोड़ा गया। दूसरी बात, जो गांव का चल रहा है वो 17 दिसंबर 2021 तक ही था। कब तक, 17 दिसंबर 2021 तक ही था। जो शहरों के संग प्रशासन अभियान चल रहा है वो 31 मार्च तक चलेगा, 31 मार्च 2022 तक ये अभियान यथावत चलता रहेगा। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। गांवों के संग प्रशासन अभियान, गांवों के प्रशासन गांवों के संग और प्रशासन शहरों के संग जो अभियान है दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभी केंद्र सरकार ने भी इस प्रकार के अभियान को क्या कर दिया है, शुरू कर दिया है। तो केंद्र सरकार भी इस प्रकार के अभियान को चला रही है, वह भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो केंद्र सरकार ने अब चलाया है, राज्य सरकार इससे पहले चला चुकी है, लेकिन केंद्र सरकार वाले में शहर नहीं है, ध्यान रखना, सिर्फ प्रशासन गांवों की तरफ है, यहां संघ है वहां तरफ है, ये थोड़ा सा फर्क है, इसको ध्यान रख लेना। यहां पर क्या किया जा रहा है, 1 रुपए में कुछ लोगों को पट्टे भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, 1 रुपए खर्चे में, लेकिन हकीकत है 1 रुपए में किसी का बनता नहीं है। तो ये सारी बातें आपकी परीक्षा की दृष्टि से 2 ही बातें, प्रशासन गांवों के संग, प्रशासन शहरों के संग, 2 अक्टूबर से 31 मार्च, 2 अक्टूबर से 17 दिसंबर 2021 तक, ये 2022 तक चलेगा, ऐसे आपको ध्यान रखना है। एक बांध है जिसका नाम है टोकरा बांध। क्या बांध है, आपसे सीधा पूछा जाए इस टोकरा बांध का संबंध राजस्थान के किस जिले से है, तो आपको सीधा जवाब देना है टोकरा बांध का संबंध राजस्थान के सिरोही जिले से है। कहां से है, सिरोही जिले से राजस्थान के किस बांध का संबंध है, टोकरा बांध है। सीधा आपसे पूछे कि टोकरा बांध राज्य के किस जिले में स्थित है या किस जिले से संबंधित है, तो आप बताना। ये चर्चा में रहा पिछले दिनों खूब, टोकरा बांध का संबंध राजस्थान के सिरोही जिले से है, ठीक है। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। और अगला सवाल आपके सामने है एक वन्य जीव जो प्रबंधन संस्था है, वन्य जीव प्रबंधन संस्था, वन्य जीव प्रबंधन एवं प्रबंधन, वन्य जीव प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्था, एवं प्रशिक्षण संस्था जो है, प्रशिक्षण संस्थान, ये राजस्थान में कहां पर स्थापित की गई है, तो ध्यान रखना 1 अक्टूबर 2021 से, 1 अक्टूबर 2021 को इस संस्था की स्थापना राजस्थान के चूरू जिले के ताल छापर में की गई है। कहां पर, ताल छापर जो है वो ताल छापर में की गई है। चूरू जिले के ताल छापर में वन्यजीव प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान 1 अक्टूबर 2021 से इसकी स्थापना की गई है। सॉरी, 1 अक्टूबर 2021 से वन्य जीव प्रबंधन शिक्षण संस्थान जो है, प्रशिक्षण संस्थान, इसकी स्थापना ताल छापर चूरू में की गई है। मेरे हिसाब से आपको याद रह जाएगा। एक आपको ध्यान रखना है, पीएम जो मित्रा है, पीएम क्या है, मित्रा, पीएम मित्रा, इस नाम की एक योजना, पीएम मित्रा नाम की एक योजना है, जिसमें टेक्सटाइल पार्क जो है, क्या किया जा रहा है, टेक्सटाइल पार्क जो है उनकी क्या की जा रही है, स्थापना की जा रही है। तो इसके तहत पीएम मित्रा योजना के तहत राजस्थान में टेक्सटाइल पार्क जो है, राजस्थान में
टेक्सटाइल पार्क कहां स्थापित किया गया है, आपसे यह सवाल पूछ सकता है। तो आपको जवाब देना है कांकाणी जगह है, एक जगह कांकाणी कहां है, जोधपुर में है। ये कांकाणी जोधपुर में पीएम मित्र योजना के तहत, पीएम मित्रा योजना के तहत क्या किया गया है, राजस्थान में टेक्सटाइल पार्क कहां स्थापित किया गया, तो कांकाणी जोधपुर में टेक्सटाइल पार्क की क्या की गई है, स्थापना की गई है। दोबारा सुन लो, पीएम मित्रा योजना के तहत राजस्थान में टेक्सटाइल पार्क कहां स्थापित किया गया है, ठीक है। तो आपको जवाब देना है, क्या जवाब देना है, जवाब यह देना है कि भैया जोधपुर के कांकानी में इसकी क्या की गई है, स्थापना की गई है। जोधपुर के कांकानी में इसकी स्थापना की गई है, किसकी, टेक्सटाइल पार्क की। किसके तहत, कौन सी योजना के तहत, तो याद रखना पीएम मित्रा योजना के तहत टेक्सटाइल पार्क राजस्थान के कांकानी जोधपुर में क्या किया गया है, स्थापित किया गया है। एक आपसे पूछ सकता है वो मेडिकल डिवाइस पार्क यानी मेडिकल में काम आने वाले जो डिवाइस है, मेडिकल डिवाइस पार्क राजस्थान में कहां स्थापित किया जा रहा है, तो बोरनाडा जो जोधपुर का है, बोरानाडा जोधपुर में जो है वो क्या किया जा रहा है, इस प्रकार के पार्क की स्थापना की जा रही है। ये भी बात आपको शायद याद रह जाएगी। यानी मेडिकल डिवाइस पार्क कहां है, बोरनाडा जोधपुर के अंतर्गत है। इसके बाद आपसे पूछा जाए हेलीबोर्न तकनीक जो है, क्या है, हेलीबोर्न तकनीक, यहां लिख देता हूं, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, हेलीबोर्न तकनीक आपसे पूछी जाए, हेलीबोर्न तकनीक के संबंध में भी सवाल आ सकता है आपसे। क्या है ये हेलीबोर्न तकनीक, कहां से शुरू की गई, तो भूजल जो हमारा है, क्या है, भूजल, उस भूजल के प्रबंधन के लिए, भूजल संसाधनों के सही व्यवस्था हो, उनकी सही जानकारी हो, इसके लिए एक योजना शुरू की गई जिसका नाम क्या है, हेलीबोर्न तकनीक है। राजस्थान में इस हेलीबोर्न तकनीक के तहत अलग अलग जिलों में शुरू किया गया, लेकिन शुरुआत राजस्थान में कहां से की गई थी, जोधपुर में इस हेलीबोर्न की शुरुआत की गई थी। तो हेलीबोर्न तकनीक भूजल प्रबंधन के लिए शुरू की गई एक व्यवस्था है, जिसकी शुरुआत राजस्थान में कहां से की गई, तो राजस्थान में उसकी शुरुआत जोधपुर से की गई, ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, मिस राजस्थान 2021, मिस राजस्थान 2021 का खिताब किसने जीता है, तो ध्यान रखना मिस राजस्थान 2021 मानसी राठौड़ का नाम आएगा। किसका, मानसी राठौड़ जो है उसने क्या जीता है, मिस राजस्थान 2021 का खिताब जीता है। राज्य महिला नीति 2021 लाई गई है, राज्य महिला नीति 2021 है। महिला नीति जो है, राज्य महिला नीति की कब की है, तो वर्ष 2021 की राज्य महिला नीति है। यह नीति 11 अप्रैल 2021 को क्या की गई थी, लाई गई थी। राजस्थान में एम सैंड नीति जो है, राजस्थान में एम सैंड जो नीति है, राजस्थान में एम सैंड नीति जो है वो वर्ष 2020 का तो नाम है, लेकिन यह योजना मूल रूप से एम सैंड योजना जो है वो 25 मार्च 2021 को आई, 25 मार्च 2021 को यह योजना आई मूल रूप से, वास्तविक रूप से। तो आप सब सही जवाब दे रहे हैं। मानसी राठौड़ जो है वो क्या है, मिस राजस्थान 2021 है। भूजल प्रबंधन के लिए जोधपुर से हेलीबोर्न तकनीक शुरू की गई। राज्य महिला नीति 2021 जो है वो 11 अप्रैल 2021 को लाई गई। एम सैंड नीति 2020 राजस्थान में 25 मार्च 2021 से क्या की गई, शुरू की गई। मेरे हिसाब से ये सारी बातें आपने फटाफट सुन ली हैं। तो चलिए अब बात करते हैं आगे। इसके बाद है सीएम कोरोना बाल कल्याण कोष, सीएम यानी मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना, ये भी आपने सुना होगा कि भैया कोरोना बाल कल्याण योजना क्या है और किससे संबंधित है। इसमें एक तो देखो, कोई बच्चा अगर अनाथ हो जाता है, कोरोना के समय अनाथ हुए बच्चों के लिए यह योजना शुरू की गई, जिसकी शुरुआत 12 जून 2021 से की गई। 12 जून 2021 से इसकी शुरुआत की गई। प्लस इसमें तत्काल 1 लाख रुपए की क्या की जाती है, सहायता प्रदान की जाती है बच्चे को। प्लस उसको क्या किया जाता है, 2000 रुपए प्रति महीना जो है उसको दिए जाते हैं। प्लस
18 साल का जैसे ही वो बच्चा पूर्ण होता है उसे 5 लाख रुपए की एक मुश्त सरकार क्या करती है, सहायता करती है। 1 लाख रुपए, फिर 2000 रुपए और 5 लाख रुपए 18 वर्ष की उम्र पूरी होने पर सरकार उसे क्या करती है, देती है। इसके साथ साथ इसमें विधवा हुई महिलाओं के लिए भी सरकार ने व्यवस्था की, 1 लाख रुपए की एक मुश्त सहायता तुरंत प्रदान की जाती है, प्लस महिला को 1500 रुपए पर मंथ के हिसाब से दिए जाते हैं। उनके बच्चों को कितने रुपए दिए जाते हैं, तो 1000 रुपए, और बच्चों को इसके साथ साथ 2000 रुपए ड्रेस कॉपी किताब के दिए जाते हैं, पर मंथ ये दिए जाते हैं, और ड्रेस आदि के लिए 2000 रुपए अलग से उनको दिए जाते हैं। तो मेरे हिसाब से ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। ये 2500 रुपए आप जो कह रहे हो, ये अनाथ बच्चों को यहाँ पर 1 लाख रुपए और 2500 रुपए आप लोग कह सकते हो, ये 2000 रुपए हैं, ठीक है। तो कोरोना बाल कल्याण योजना जो है इसकी क्या की गई, शुरुआत की गई, ठीक है। चलिए अब इससे आगे थोड़ी सी और बात आपको मैं बताता हूं, कौन सी बातें आपके और इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में इंटरनेशनल, एक तो आपको ध्यान रखना, राजस्थान में इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी इन पंचकर्म ये कहां पर स्थापित किया जा रहा है, राजस्थान में। अगर आपसे ये पूछा जाए तो आपका जवाब होना चाहिए कहां पर स्थापित किया जा रहा है, जोधपुर में इसकी स्थापना की जा रही है। इसके अलावा जोधपुर में एक फिनटेक यूनिवर्सिटी जो है, ये आरएस में आ चुका है, फिनटेक यूनिवर्सिटी जो है राजस्थान में कहां पर, जोधपुर में। फिर पूछा जाए फिनटेक पार्क कहां पर लगाया जाए, फिनटेक का मतलब होता है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी होता है, फिनटेक का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी होता है। फिनटेक पार्क जो है, ये फिनटेक पार्क कहां पर, तो फिनटेक पार्क जो है वो आपका जयपुर में स्थापित किया जा रहा है। ये फिनटेक यूनिवर्सिटी, ये फिनटेक जो है वो आपका पार्क है। आयुष अनुसंधान केंद्र जो है वो राजस्थान में कहां स्थापित किया जा रहा है, तो वो राजस्थान में अजमेर में स्थापित किया जा रहा है। आयुष्मान केंद्र राजस्थान में कहां स्थापित किया जा रहा है, तो वो राजस्थान के अजमेर में स्थापित किया जा रहा है। एक हमारा यहां पर इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना है, क्या है, क्रेडिट कार्ड योजना का भी सवाल इंपॉर्टेंट बन सकता है पेपर में। ये 50,000 रुपए तक की ऋण की व्यवस्था करवाता है। कितने हजार रुपए, 50,000 रुपए ऋण की व्यवस्था जो है, ऋण उपलब्ध करवाने की व्यवस्था सरकार करती है, और यह ऋण जो है वो ब्याज मुक्त होता है। क्या होता है, ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने के लिए शुरू किया गया। और अगर आपको ध्यान ये रखना है इसमें कि 5 लाख रुपए तक का शहरी जो वेंडर्स हैं, 5 लाख रुपए तक का, किनको, शहरी जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, शहरी स्ट्रीट वेंडर्स और युवा बेरोजगार जो हैं, स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं, उनको भी इसका लाभ मिल सकता है। वैसे 50,000 रुपए तक अगर लोन लेता है या ऋण लेता है तो उसे ब्याज मुक्त है, लेकिन इसके बाद जो है वो ब्याज लगता है। लेकिन अधिकतम कितने रुपए तक का लिया जा सकता है, यह आपको ध्यान रखना है। यह 5 लाख रुपए तक का लिया जा सकता है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, इस योजना का क्या है, पूरा नाम है। तो चलिए इसके बाद अगला सवाल है बैक टू स्कूल। क्या है, बैक टू स्कूल। ये बैक टू स्कूल जो है, इस अभियान के तहत सरकार क्या करने वाली है, इसके तहत सरकार एक तो ड्रेस देने वाली है बच्चों को। क्या करने वाली है, कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को स्कूल में ड्रेस उपलब्ध करवाई जाएगी, प्लस इसके अलावा बच्चों को पुस्तकें भी सरकार देने वाली है, 6 से लेकर के 8 तक की कक्षा के बच्चों को। तो बैक टू स्कूल अभियान के तहत सरकार 1 से 8 तक के बच्चों को मुफ्त ड्रेस उपलब्ध करवाएगी, और इसके अलावा 6 से 8 तक के बच्चों को जो है वो निःशुल्क क्या देने वाली है, पुस्तकें इस अभियान के तहत जो बच्चे शामिल होंगे उनको देने वाली है। इसके अलावा सरकार ने एक अभियान शुरू किया जिसका नाम है जीवन रक्षक योजना। क्या है, जीवन रक्षक योजना। ये जीवन रक्षक योजना जो है, इसमें सड़क दुर्घटना में अगर कोई व्यक्ति है, सड़क पर दुर्घटना हो गई, पहले
पुलिस केस के चक्कर में जो है वो बच्चे लोग क्या नहीं करते थे, सहायता नहीं करते थे। अब सरकार ने कहा है कि हम जीवन रक्षक जो योजना है इसके तहत सरकार के साथ या जो व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हुआ है उसको तुरंत अस्पताल अगर लेकर जाता है तो उसको सरकार 5,000 रुपए इनाम के और प्लस उसको सर्टिफिकेट भी क्या करेगी, प्रदान करेगी। तो ये जीवन जो रक्षक योजना है उसके तहत शुरू किया गया। सरकार ने कहा हम एक सड़क सुरक्षा कोष की भी स्थापना करेंगे। सड़क सुरक्षा कोष जो है, सड़क सुरक्षा कोष है, उस सड़क सुरक्षा कोष की भी स्थापना करेंगे, लेकिन जिसकी राशि कितनी होगी, 100 करोड़ रुपए की होगी। 100 करोड़ रुपए के सड़क सुरक्षा कोष की भी हम क्या करेंगे, स्थापना करेंगे। इसके अलावा 100 करोड़ रुपए की राशि से हम SC, इसके अलावा ST, इसके अलावा OBC जो विकास कोष है उसकी भी स्थापना करेंगे। 100 करोड़ रुपए की राशि से ही हमें SC, ST, OBC के विकास कोष का गठन करेंगे। एक हमें याद रखना है कि 10 करोड़ रुपए की ट्रांसजेंडर जो है, क्या है, ट्रांसजेंडर विकास कोष की भी क्या करेंगे, ट्रांसजेंडर विकास कोष की भी स्थापना करेंगे। ये सब जो मैं है आपको पढ़ा रहा हूं मेरे दोस्तों, ये सब के सब बजट उठाकर देख लेना 2021-22 का। क्या है, बजट 2021 और 22 का जो है वो पूरा बजट आपको मैंने पढ़ा दिया एक तरीके से, लेकिन आपको ये नहीं बताया कि ये बजट में है सब, लेकिन ये आपकी परीक्षा के लिए सारी बातें क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये जो बजट है उस बजट से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें जो है वो मैंने आपके सामने रखने की क्या की है, कोशिश की है। इसके अलावा एक ध्यान रखना है हमें कि गोडावण ब्रीडिंग सेंटर जो है, गोडावण ब्रीडिंग सेंटर राजस्थान में कहां पर स्थापित किया जा रहा है, ब्रीडिंग सेंटर कहां स्थापित है राजस्थान में, यह भी ध्यान रखना। यह सोरसेन 12 के अंतर है। कहां पर है, सोरसेन 12 जो है यहां पर इसको स्थापित किया गया है। एक योजना है जिसका नाम है साला संबलन ऐप। साला संबलन एक ऐप है। साला क्या है, साला है वो संभल जाए तो ठीक रहता है। साला संबलन और एक ऐप है जिसको कब शुरू किया गया, तो 15 सितंबर 2021 को, 15 सितंबर 2021 को साला संबलन ऐप शुरू किया गया। इसके माध्यम से क्या किया गया, देखो ये एक पीओ सेंटर का स्कूल है, यानी सीनियर सेकेंडरी का स्कूल है जिसमें पीओ बैठता है। उसके नीचे कई सीनियर छोटी स्कूलें, प्राइमरी स्कूल और है, तो ये इन स्कूलों का हेड है। और इनके ऊपर जो है वो सीबीओ का ऑफिस होता है। CBEO जो ऑफिस है, आजकल नई व्यवस्था बन गई है, उसके तहत ऐसा कुछ सर्किल है। जब ये वाला अधिकारी इन स्कूलों के अंदर जाएगा तो कुछ न कुछ जांच करके आएगा, कोई कमी भी रह सकती है, कोई ठीक बात भी हो सकती है। ऐसे ही ये सीबीओ भी या पीओ ऑफिस में आ सकता है, इसके अलावा नीचे के स्कूलों में भी जांच करने जा सकता है। शिक्षा क्षेत्र में ये अधिकारी जब एक जगह से दूसरी जगह स्कूलों का निरीक्षण करने जाते हैं, वहां क्या अच्छा रहा, क्या बुरा रहा, क्या कमी है, क्या सुधार किया जा सकता है, इन सब के बारे में जो भी जानकारी है वो जिस ऐप में रजिस्टर की जाती है, जिस ऐप के माध्यम से वो सरकार तक पहुंचती है, उस ऐप का जो नाम है वो क्या है, साला संबलन ऐप है। ठीक है, साला क्या है, संबलन ऐप है। तभी कहा है साला संभल जाए तो ठीक है, यानी साला का मतलब क्या है, विद्यालय है। यहां वो साला नहीं है, ध्यान रखना, क्या है, विद्यालय है, स्कूल है, स्कूल है, ये स्कूल नहीं है। ठीक है, तो यहां पर ही ध्यान रखना। तो क्या है, साला संबलन ऐप के माध्यम से ऐसा सारी शिकायतें जो है वो यहां पर निस्तारण की जाती है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट बात और आपसे करें तो वो क्या बात हो सकती है जो आपसे कर लेनी चाहिए। एक आपको चिरंजीवी जननी एक्सप्रेस नाम सुना होगा, चिरंजीवी जननी एक्सप्रेस सेवा, ये भी सेवा जो है वो हॉस्पिटलों के माध्यम से जो गर्भवती महिलाएं हैं या जो गर्भधात्री हैं उन महिलाओं के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई है। पूरी की पूरी क्या है, चिरंजीवी जननी एक्सप्रेस सेवा की शुरुआत की गई है। इसके अलावा 102 नाम की एक वेटरनरी एम्बुलेंस सेवा भी शुरू करने की बात बजट में कही गई थी सरकार के द्वारा। राजस्थान में 3 एकेडमियां महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। एक तो आर्चरी एकेडमी कहां स्थापित की गई है, परीक्षा में सवाल आ चुका है, यह है डूंगरपुर में स्थापित की गई है। इसके अलावा हैंडबॉल जो है, हैंडबॉल वो कहां पर स्थापित की गई है,
तो जैसलमेर में स्थापित की गई है। हैंडबॉल और आर्चरी अकादमी राजस्थान में कहां कहां स्थापित है? आर्चरी डूंगरपुर में है, हैंडबॉल जैसलमेर में है। परीक्षा में आया हुआ सवाल है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा राजस्थान में मेजर ध्यानचंद खेल स्टेडियम स्थापित करने की मेजर ध्यानचंद खेल स्टेडियम स्थापित करने की बात भी मुख्यमंत्री ने बजट में कही थी। और पहला मेजर ध्यानचंद खेल स्टेडियम जो राजस्थान के कहां पर हॉकी के लिए उदयपुर में शुरू कर दिया गया। कहां पर? उदयपुर में उसकी शुरुआत कर दी गई है। पहला आदिवासी इलाके में शुरू किया गया, कहां पर? उदयपुर में उसे शुरू किया गया। तो यह बात भी आपको ध्यान रखना है। एक गांधी म्यूजियम जो है वो कहां शुरू किया गया? गांधी म्यूजियम सेंटर जो है वो महाराष्ट्र की तर्ज पर राजस्थान के जयपुर में उसे शुरू किया गया। कहां पर? राजस्थान के जयपुर में उसे क्या किया गया है? शुरू किया गया है। और उसके प्रमुख भी ध्यान रखना है, BM शर्मा जी को बनाया गया। BM शर्मा जी को बनाया गया और उसकी नोडल एजेंसी जो है उच्च शिक्षा विभाग जो है उसको बनाया गया। उच्च शिक्षा विभाग जो है, उच्च शिक्षा विभाग उसका सारा काम देख रेख का करने वाला है। तो मेरे हिसाब से ये सारी बातें आपके समझ में आ गई होगी। मैंने लगभग बातें आपकी बजट की भी और बहुत सारी बातें यहाँ रिपीट करने की कोशिश की है। तो मेरे दोस्तों, आज का समय आपका यहाँ समाप्त होता है। अब अगली कुछ बातें अगली क्लास में हम लोग आपसे करने वाले हैं। तब तक आप सभी आनंद लेते रहिए, आनंद से पढ़ाई करते रहिए। अगली क्लास में आप सभी से फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप सभी जोरदार पढ़ाई करिएगा। हाँ जी सर जी, वेरी गुड। नोडल एजेंसी हाई शिक्षा विभाग है, ठीक बात है सर जी, ठीक राकू जी, आपकी भी बात मैंने देख ली है। धन्यवाद आप सभी का मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास से जुड़ने के लिए। कल फिर मुलाकात करते हैं आप सभी से। कल सुबह जरूर जुड़िएगा, सुबह की करंट अफेयर्स की क्लास में फिर आप लोगों का वापस स्वागत अभिनंदन करने वापस फिर हाजिर होंगे। तब तक गुड नाइट। आप सभी पढ़ाई करते रहें आनंद से। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।